गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का नया टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि और एक कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ऑस्मोसिस के बारे में जानकारी ले लेना जरूरी है। तो चलो बच्चों, पहले देखते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। देखो, द नेट spontaneous flow of the solvent molecules from the solvent to the solution or from a less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi permeable membrane। मतलब solvent molecules जहां पे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वहां से जिधर solvent का अमाउंट कम है उधर क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करने लगता है, और वो भी कहां से, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। चलो बच्चों, एक डायग्रामेटिक स्केच देखते हैं। यहाँ पे हम एक चेम्बर लिए हैं, दोनों तरफ से क्लोज्ड है। एक इधर जो है प्योर सॉल्वेंट है और इधर जो है सोल्यूशन रखा गया है। ये जो ब्लैक कलर का जो डॉट्स है, ये सल्यूट पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में तुम लोग एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब तुम लोगों से एक सवाल है, हम अगर ये इस तरह ये सेटअप कुछ देर तक रख देते हैं तो तुम लोग देख रहे हो इनिशियली दोनों लिम्ब में वाटर का लेवल क्या है, सेम है। अब कुछ देर बाद एक लिम्ब में वाटर का लेवल ऊपर चढ़ने लगेगा और एक साइड में एक लिम्ब में क्या होगा, वो वाटर का लेवल नीचे जाने लगेगा। अब तुम लोग बताओ कि किस में जो है ऊपर जाने लगेगा और किस में नीचे आएगा। तो देखो बच्चों, आंसर होगा ये जो लिम्ब है, इस लिम्ब में क्या होगा, वाटर का लेवल राइज होगा, और इस लिम्ब में क्या होगा, वाटर का लेवल फॉल होगा। अब क्वेश्चन है क्यों? तो देखो, यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, प्योर सॉल्वेंट, और इधर क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन साइड में क्या करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है। तो मूवमेंट करने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ जो प्योर सॉल्वेंट का जो इस लिम्ब में इसका जो इनिशियल पोजीशन है, वहां से वो क्या होने लगेगा, उसका वो डिक्रीज होने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा। और यहाँ जो है, यहाँ जो इनिशियल यहाँ पे था, यहाँ से ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इधर मतलब कौन से साइड में, सॉल्यूशन साइड में यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं। पिस्टन लगा के क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रेशर डालते हैं, ताकि ये मतलब वाटर का जो लेवल है सॉल्यूशन, ये लिम्ब में जो वाटर का लेवल है वो वापस कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हमको एक प्रेशर देना पड़ेगा। तो जो प्रेशर देने से ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, मतलब द मिनिमम एक्सेस प्रेशर that must be applied on the solution side में जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर देने से ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। The minimum excess pressure that has to be applied on the solution side, solution की तरफ, अभी बता रहे थे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, वो भी कहां से होते हुए, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए मूव करने लगते हैं। तो इसलिए सॉल्यूशन साइड में ये जो लिम्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पानी का लेवल जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक पिस्टन लगाकर, ये पिस्टन को यहाँ पे ऊपर से एक प्रेशर अप्लाई किए हैं, और वो पिस्टन को वापस अपने जगह पे, मतलब जहां पे इनिशियल था सॉल्यूशन का, इनिशियल जो जगह था, वहीं पे हम लोग वापस उसको भेज देते हैं। तो इसके लिए ये जो यहाँ तक भेजने के लिए जो हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है,
ठीक है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन के तरफ जो हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो एज टू जस्ट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एंट्री हो रहा था, इसको चेक करने के लिए, इसको बंद करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन साइड में मिनिमम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। साफ बात है, सिंपल वर्ड्स में है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड में जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर देने से द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल बी प्रिवेंटेड, मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस प्रिवेंट होने लगता है। इसे, इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां पे अभी कुछ देर पहले समझाए थे ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं। अब देखो यहां पे हम पिस्टन को यहाँ पे प्रेशर देकर यहां तक लेके आए हैं, तो जैसे ही पिस्टन यहां तक आएगा, इसमें भी वाटर का लेवल फिर से वापस चढ़ के अपने जगह पे आ जाएगा, वापस अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे हम एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इधर सॉल्यूशन साइड में एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जो कि किससे ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से ज्यादा है। तब क्या होने लगेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर से किधर हो रहा है, from solution towards the solvent, from solution towards the मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के तरफ क्या होने लगेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेगा। देखो ये ठीक ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इफ ए प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर एक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, अगर विच इज हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने लगता है, कहां से कहां, फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड इनटू द प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट के तरफ क्या होने लगता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने लगता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम लोग वाटर प्यूरिफाइड सिस्टम, एक्वागार्ड, प्यूरिट इसमें सुने हो, आरओ टेक्नोलॉजी, वही है। आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस कहां कहां पे यूज हो सकता है, इट इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन प्लांट फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज होता है, वहां तुम लोग जानते हो ग्राउंड वाटर भी नमकीन रहता है, तो वहां पे जैसे हम लोग के यहाँ पे भी अलग अलग प्लांट्स होता है फॉर प्यूरिफाइंग और ट्रीटमेंट ऑफ रिवर वाटर, तो वहां पे भी प्लांट्स बनाया जाता है टू डिसैलाइन द सी वाटर एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड एग्रीकल्चरल पर्पस। तो इसीलिए मतलब कोस्टल एरियाज में ये टेक्नोलॉजी, रिवर्स ऑस्मोसिस का टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। और सेकंड है इन वाटर प्यूरिफायर सिस्टम। तो बच्चों तुम लोगों को इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे देखो, गिवन अबव इज ए स्केच ऑफ ए प्लांट कैरिंग आउट अ प्रोसेस। एक प्लांट में ये एक प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है। तुम लोग अगर डायग्राम को देखोगे, यहाँ पे सी वाटर कंटेनर है, इसमें फ्रेश वाटर कंटेनर है, यहाँ पे प्रेशर जो अप्लाई किया गया है इट इज ग्रेटर देन पाई, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो आंसर 1 क्या होगा बताओ, नेम द प्रोसेस ऑकरिंग इन द अबव प्लांट। क्या होगा बोलो, सी वाटर, और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई किया गया है, मतलब ये सोल्यूशन है और ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है तो सी वाटर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रेश वाटर की तरफ मूव करने लगेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आंसर 1 क्या होगा, नेम द प्रोसेस ऑकरिंग इन द अबव प्लांट। तो क्या होगा, नंबर 1 होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब
टू व्हिच कंटेनर डज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस? तो आंसर 2 क्या होगा? द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम किधर से किधर? सी वाटर कंटेनर टू किधर? फ्रेश वाटर कंटेनर। ठीक है। तीसरा है नेम वन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज्ड। ये होगा सेलुलोज एसीटेट पेपर। याद रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज्ड क्या है? सेलुलोज एसीटेट पेपर होगा। और गिव वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस प्लान, तो क्या होगा? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर या इन वाटर प्यूरिफायर सिस्टम एक्सेट्रा। बॉयल-वेंटॉफ लॉ। तो बॉयल-वेंटॉफ लॉ में क्या बताया जा रहा है? देखो, बॉयल्स लॉ तुम लोग जानते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी में होगा, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में वो क्या था? मोलैलिटी था। यहाँ पे क्या होगा? मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। ये हुआ बॉयल्स-वेंटॉफ लॉ। सेकंड है चार्ल्स वेंटॉफ लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ में तुम लोग जानते हो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए सॉल्यूशन, osmotic pressure pi is found to be directly proportional to the absolute temperature. Absolute temperature T के साथ क्या होता है? ये T केल्विन स्केल में होना चाहिए टेम्परेचर, तो pi is directly proportional to T। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, हम लोग को क्या मिलेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। और एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए तुम लोग को मालूम है एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। वो कांस्टेंट क्या होगा? R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी तुम लोग को मालूम है। तो पाई इक्वल टू क्या है? C इंटू R इंटू T। अब ये जो कंसेंट्रेशन है, ये हम किस में बताए थे? मोलैरिटी में। तो मोलैरिटी कैसे होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, N बाई V। तो पाई इक्वल टू N बाई V इंटू RT। तो पाई V इक्वल टू क्या हुआ? NRT। Which is the expression for osmotic pressure? ये पाई V इक्वल टू NRT। इसी के ऊपर तुम लोगों को तरह तरह के न्यूमेरिकल सवाल जो है करने होंगे। अब देखो, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि how will you determine the molecular mass of an unknown solute by osmotic pressure method? osmotic pressure method से एक अननोन सॉल्यूट का मोलर मास किस तरह से तुम लोग डिटरमाइन करोगे? तो देखो, ये जो वेंटॉफ इक्वेशन था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या था? पाई V इक्वल टू NRT था। तो N मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास, WB बाय MB। तो ये N की जगह पे WB बाय MB करते हैं, MB इंटू क्या? RT। और MB को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लो, WB इंटू RT बाय पाई V। This is how we can determine the molecular mass of an unknown solute from osmotic pressure method. अब चलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में पूछा जाता है। Osmotic pressure method is considered one of the suitable method for determination of molecular masses of biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एक सुइटेबल मेथड है। मतलब इट हैज सुपीरियरिटी देन द अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कहां पे सुपीरियरिटी है, ये थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। देखो, फॉर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एक्सेट्रा, other methods based upon colligative property, elevation in boiling point, depression in freezing point cannot be used because of the following reason. Elevation in boiling point या depression in freezing point हम लोग polymers या biomolecules के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं?
The changes observed in these properties are very small. जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका वैल्यू, अगर मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, तो एलिवेशन हो के 100.00082 इतना जो है, तो बहुत ही कम वैल्यू आता है जो मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो ऑन द अदर हैंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power minus 3 मिलीमीटर एटमोस्फियर इज सफिशिएंटली हाई. अगर 10 to the power minus 3 एटमोस्फियर में तुम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू मिल रहा है तो वो सफिशिएंटली हाई और क्या होगा एंड कैन बी इजीली मेजर्ड इन टर्म ऑफ मिलीमीटर. मिलीमीटर में इजीली हम लोग मेजर कर सकते हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर बायोमोलिक्यूल्स such as protein is not suitable because these molecules are not stable at high temperature. तुम लोग जानते हो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट है ना, मतलब एग के अंदर तुम लोग जानते हो प्रोटीन रहता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, दे अंडरगो डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन होता है तो प्रोटीन्स जो है हाई टेम्परेचर पर डीनेचुर हो जाता है, तो इसीलिए ये सब्सटेंस अनस्टेबल रहते हैं हाई टेम्परेचर पर. तो जहां पे सब्सटेंस अनस्टेबल हो जाता है तो वहां पे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज नहीं कर सकते हैं. और एक जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का एडवांटेज है, ये यहाँ पे मोलारिटी के जगह पे मोलारिटी का यूज किया जा सकता है. एंड ऑल्सो और एक है, एंड इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड इट कैन बी measured at रूम टेम्परेचर. इसको रूम टेम्परेचर में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं. इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग दूसरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से सुपीरियर मानते हैं फॉर डिटरमिनिंग मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स और फॉर पॉलीमर्स. देखो कुछ टर्म्स है विच आर रिलेटेड टू ऑस्मोसिस, ये हम लोग को जान लेना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते समय ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम लोग थोड़ा सा समझ लो. पहला टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इफ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो अगर एक सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और दूसरा π2 होगा, तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, π1 और π2 एक दूसरे के बराबर होगा. अब तुम लोग क्या जानते हो, सिंस पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT. C मतलब कंसेंट्रेशन इन मोलरिटी, R इंटू टी, तो यहाँ पे C1 इंटू RT लिख सकते हैं और यहाँ पे C2 इंटू RT. RT कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो C1 और C2 क्या हुआ, बराबर हुआ. यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हुआ तो दोनों का कंसेंट्रेशन भी क्या होगा, सेम होगा. तो इफ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेंस द सेम मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है, तो उस ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. अब बच्चों हम लोग दूसरा सॉल्यूशन चेक करते हैं, वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इफ वन सॉल्यूशन हैज लोअर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, मतलब दो सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कम रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब π1 अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज लेस देन π2, तो ये जो π1 होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. तो इसका मतलब C1RT विल बी लेस देन C2RT, तो क्या होगा, C1 इज लेस देन C2, C1 का वैल्यू C2 से क्या होगा, कम होगा. मतलब ऐसा सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन दूसरे जो मतलब सॉल्यूशन होगा उसके कंपैरिजन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या रहता है, कम रहता है. अब चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये ठीक उल्टा होता है. इफ वन सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द अदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हाई रहता है एट द सेम टेम्परेचर पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब C1 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी π1 का वैल्यू क्या होगा, π2 से ज्यादा होगा
और C1 into RT equal to C2 into RT। तो क्या होगा, C1 should be greater than C2। तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हाई रहता है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर सोल्यूशन, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। चलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, what do you expect to happen when RBC are placed in 1% NaCl solution and number 2 0.5% NaCl solution। RBC को अगर हम लोग 1% NaCl solution में डालते हैं और 0.5% NaCl solution में डालते हैं तो तुम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तुम लोगों को बता दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 0.9% प्योर NaCl का 0.9% जो सोल्यूशन होता है ये क्या होता है, ह्यूमन आरबीसी के साथ आइसोटोनिक होता है। यानी ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो कंसंट्रेशन रहेगा वो 0.9% NaCl के बराबर होता है, C1 इक्वल टू C2। अभी कुछ देर पहले बताया था आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो अगर आरबीसी को 0.9% NaCl सोल्यूशन में रख देते हैं, आरबीसी इट विल नाइदर स्वेल नॉर अंडरगो प्लाज्मोलाइसिस, ना या तो स्वेल होगा ना इसमें प्लाज्मोलाइसिस होगा। अब चलो पहला क्वेश्चन में आते हैं, ये तुम लोग की जानकारी के लिए था, याद रखना आरबीसी 0.9% NaCl सोल्यूशन के साथ क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। Pure NaCl solution with concentration more than 0.9% will be hypertonic with RBC। अगर एक pure NaCl solution लेते हो जिसका मोलर कंसेंट्रेशन या जिसका कंसेंट्रेशन 0.9% NaCl से ज्यादा रहता है तो वो हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो therefore when RBCs are placed in 1% means it is greater than 0.9, 1% या 5% भी अगर होता तब क्या होता, आरबीसी श्रिंक हो जाता ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक डायग्राम बनाए हैं, देखो ये एक सेल है, आरबीसी है, हाँ, इसके अंदर सेल सैप जो है ये क्या है, डाइल्यूट है एज कंपेयर टू द सोल्यूशन प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। मतलब इस सेल के बाहर जो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन देख रहे हो ये कितना है, 1% NaCl है, which is more concentrated than the concentration of the cell sap inside। तो तुम लोगों को ऑस्मोसिस बताए थे, what is osmosis? Movement of solvent molecules from dilute solution to the concentrated solution। तो ये dilute solution है, तो अब क्या होने लगेगा, यहां से ये सेल के अंदर से जो वाटर है ये क्या होने लगेगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा। इससे क्या होगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो अगर हम लोग 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl में अगर हम लोग आरबीसी को रख देते हैं, द सेल विल श्रिंक ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के कारण वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, प्योर NaCl सोल्यूशन देखो 0.5% NaCl में डाला गया है। तो तुम लोग जानते हो 0.9% सोल्यूशन क्या होता है, आरबीसी के साथ आइसोटोनिक होता है। तो 0.5% क्या होगा, ये हाइपोटोनिक होगा। तो प्योर NaCl सोल्यूशन विद कंसेंट्रेशन मोर देन 0.9% विल बी हाइपरटोनिक विद, अच्छा यहाँ पे होगा 0.5% विल बी, यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटोनिक with RBC। Therefore, when RBCs are placed in 0.5% NaCl solution, अगर RBC को 0.5% NaCl solution में डालोगे, then RBC will swell and even burst। क्या होगा देखो, यहाँ पे 0.5% NaCl solution है जिसका कंसेंट्रेशन लेस है, ये क्या होगा, ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा और सेल सैप के अंदर कंसेंट्रेशन क्या होगा, फ्लूइड का ज्यादा रहेगा। तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेगा, अंदर घुसने लगेगा, तो सेल क्या होगा, बल्ज हो जाएगा। बल्ज होके क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट भी जो है हो सकता है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस चेक करते हैं। पहला पॉइंट है, प्लांट एब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। देखो ये एक रूट हेयर हम लिए हैं, ठीक है ना,
इसके अंदर ये रूट हेयर के अंदर मतलब ये जो सेल है, इसमें जो सेल सैप है इसका कंसंट्रेशन क्या रहता है, बाहर जो वाटर रहता है ना, सॉइल में जो वाटर है उसके कंपैरिजन में सेल सैप के अंदर जो सेल सैप का कंसंट्रेशन क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो अब क्या होगा, तुम लोग जानते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या होता है, वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो इस तरह से वाटर बाहर से सॉइल से क्या होता है, रूट के अंदर घुसने लगता है। तुम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लो। प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस बिकॉज concentration of cell sap inside root hair cells, रूट हेयर सेल्स के अंदर जो सेल सैप है उसका कंसंट्रेशन इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो वाटर है वहां जो कंसंट्रेशन है उसका लो रहता है और रूट हेयर के जो सेल्स है उसके अंदर जो सेल सैप है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। इसलिए बाहर से जो वाटर है ये रूट हेयर के अंदर क्या करता है, एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सेकंड पॉइंट, different movement of plant such as opening and closing of flower, stomata, etc. are controlled by the process of osmosis. Third है osmosis helps in rapid growth of plant and germination of seed। तुम लोग जानते हो फ्लावर का ओपनिंग या स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह सब जो है ऑस्मोसिस के कारण होता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड जर्मिनेशन, सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है या प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है सब ऑस्मोसिस, इसके लिए ऑस्मोसिस रिस्पॉन्सिबल है। वाटर एसिमिलेशन बाय प्लांट्स मूव इनटू द बॉडी ऑफ द प्लांट एंड रीचेस इवन द टॉप ड्यू टू ऑस्मोसिस। वो जो मूवमेंट होता है नीचे से ऊपर की तरफ जो वाटर एब्जॉर्ब और रूट से होता है उसके बाद जो ग्रेजुअल मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द टॉप, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एसेट्रा ये सब भी ऑस्मोसिस कंट्रोल करता है। बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, अभी कुछ देर पहले बताए थे, अगर उसको हम लोग आरबीसी को वाटर में अगर हम लोग प्लेस कर देते हैं, आरबीसी के अंदर सेल सैप का जो कंसंट्रेशन वो ज्यादा रहता है, तो तब क्या होगा, अगर वाटर में प्लेस कर देंगे या किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्लेस कर देंगे तो क्या होता है, तो वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर होने लगता है और वो उससे सेल क्या होता है, स्वेल अप होता है और वो बर्स्ट होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। तो बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, hemolysis, the process is called hemolysis, take place when placed in water, when RBCs are placed in water, it is also due to the process of osmosis। अब चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। पहला क्वेश्चन है, पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ सॉल्टी फूड डेवलप्स पफिनेस इन टिश्यूज, मतलब थोड़ा सा पफिनेस आ जाता है टिश्यूज में। सेकंड क्वेश्चन है, रॉ मैंगोज श्रिवल और श्रिंक इनटू पिकल व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन में अगर हम लोग, या ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl सॉल्यूशन, हाँ NaCl, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन सब ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो रॉ मैंगो को जब हम लोग रख देते हैं वो क्या हो जाता है, श्रिंक करता है, श्रिवल करता है और पिकल बन जाता है। थर्ड है, मीट इज प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग, मतलब अगर मीट है घर में, उसको अगले दिन खाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले रात को हम लोग उसमें नमक हल्दी मिला के रख देते हैं, तो क्यों। और फ्रूट्स आर प्रिजर्व बाय एडिंग शुगर, चटनी वगैरह बनाते हैं तो बहुत दिन तक रह जाता है, 2-3 दिन तक, क्यों, वहां पे शुगर मिला हुआ रहता है। तो फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग उसमें शुगर मिलाते हैं, मीट को प्रिजर्व करने के लिए उसमें सॉल्ट मिलाते हैं। और एक क्वेश्चन है, when fruits and vegetables that have dried are placed in water, जो सूख गया है, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स भी देखोगे कभी कभी होता है तो सूख जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वाटर में रख देते हैं। They slowly swell and return to the original form, वो लोग स्वेल करता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न करता है। पूछा गया क्यों, एक्सप्लेन करो। वुड और टेम्परेचर इंक्रीज एक्सेलरेट द प्रोसेस, क्या टेम्परेचर इंक्रीज इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है। तो अब हम इन सब का एक एक करके रीजंस हम लोग चेक करेंगे। चलो बच्चों पहला आंसर चेक करते हैं। पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ सॉल्टी फूड डेवलप स्वेलिंग और पफिनेस ऑफ देयर टिश्यूज, ठीक है। इस डिजीज को क्या कहते हैं, एडेमा कहते हैं। एडेमा किस लिए होता है, देखो
अगर तुम लोग ज्यादा सॉल्टी फूड लेते हो तो तुम लोग के सेल में Na+ मतलब सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेशन क्या रहेगा, सेल के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ Na+ इनसाइड द सेल इज मोर, यानी सेल के अंदर जो सेल सैप है, सेल सैप इज मोर कंसेंट्रेटेड, सेल सैप इज मोर कंसेंट्रेटेड, ठीक है। जबकि बाहर का जो सोल्यूशन है, सराउंडिंग सोल्यूशन, वो क्या होगा, वो लेस कंसेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। तो क्या होता है, तब बाहर से वाटर जो है सेल के अंदर क्या होने लगता है, मूव होने लगता है, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसलिए ये सेल्स जो है या टिश्यूज जो है, इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, मतलब वो लोग थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब करके रखने की कोशिश करता है। तो दिस इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन द टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस। इस डिजीज को क्या कहते हैं, एडेमा कहते हैं। सेकेंड वाला देखो, raw mangoes shrivel or shrink into pickle when placed in concentrated NaCl solution. This is due to outflow of water through semi-permeable membrane due to osmosis. ये डायग्राम से तुम लोग को देखो पता चल रहा है, बाहर NaCl सोल्यूशन रखे हो, कंसेंट्रेटेड NaCl है, तो ये कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है, और ये मैंगो के अंदर जो लिक्विड जो भी फ्लूइड रहता है वो क्या है, वो रिलेटिवली क्या होगा, डाइल्यूट रहेगा। तो अब जैसे इसको हम कंसेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन में रख देते हैं, तो यहाँ से वाटर मतलब वाटर या जो जूस होगा वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ये क्या होने लगता है, बाहर की तरफ मूव करने लगता है, और ये क्या होता है, ये श्रिंक या श्रिवल होता है। तो ये भी ऑस्मोसिस के कारण है। थर्ड था प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड दैट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एडिंग शुगर। ये हाउ डज ऑस्मोसिस हेल्प इन दिस प्रोसेस। देखो, मेन जो ये मीट को सड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वो क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह वगैरह। तो ये लोग बैक्टीरिया व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग मीट और फ्रूट्स लूजेस वाटर व्हेन प्लेस्ड इन कंसेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। जब उसमें ब्राइन सोल्यूशन में डुबाया जाता है या उसमें नमक मिला दिया जाता है या कंसेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन बाहर रख दिया जाता है फ्रूट्स में, तो तब क्या होता है, तब प्लाज्मोलिसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल टेक प्लेस। प्लाज्मोलिसिस मतलब बाहर जो है कंसेंट्रेशन इज हाई, बाहर कंसेंट्रेशन हाई है और अंदर कंसेंट्रेशन लो। तो क्या होगा, जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा और ये क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा और वो बैक्टीरिया श्रिवल होगा और वो डाई हो जाएगा। इस तरह से इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड फ्रूट्स। देखो, चौथा वाला क्वेश्चन था कि सेल वॉल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो मतलब थोड़ा सा मुरझा गया है ना, उसको अगर हम लोग वाटर में रख देते हैं तो थोड़ा कुछ देर बाद वो ताजी हो जाती है, ऐसा क्यों। तो देखो, सेल वॉल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसका जो सेल होता है मतलब बाहर वाला सरफेस, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। व्हेन दे हैव ड्राइड, जब वो सूख जाता है, इसका मतलब वाटर लॉस हो गया है अंदर से, तो वो अंदर सेल सैप का कंसेंट्रेशन, सेल फ्लूइड का कंसेंट्रेशन सूखा हुआ सब्जी में क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग वाटर में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है, बाहर जो वाटर है वो डाइल्यूट है, मतलब वो सॉल्वेंट है, और अंदर क्या है, वो सोल्यूशन वो क्या है, कंसेंट्रेटेड है। तो बाहर से वाटर क्या होने लगता है, एंटर करने लगता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसलिए वो लोग क्या होता है, स्वेल अप करता है एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब साथ में ये भी पूछा गया था कि बताओ टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये प्रोसेस मतलब क्यों, क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्या होगा, तुम लोग जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा और फास्ट होने लगेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तुम लोग बहुत ध्यान से ये नोट को कॉपी में लिख देना, तुम लोग के बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।